Good morning, my dear students. Electrochemistry chapter we have started, and this is the I think third lecture. And we have discussed till now electrochemical cells, its important questions. इवन हमने PYQs भी कर लिए थे इसके. तो आज देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है. This all we have done. Electrochemical series, also its importance. Right. Equilibrium constant from Nernst equation. All of these topics we have done. ये देखो हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. लेकिन इससे पहले मुझे लगता है ये तीन क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं और वो उसको हम कर लेते हैं पहले. राइट. सो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10. राइट. ये सिंगल इलेक्ट्रोड है बिकॉज हाइड्रोजन की बात की गई है. तो इसका फॉर्मूला होगा, हमें रिडक्शन पोटेंशियल इसकी निकालनी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो इसका फॉर्मूला है, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल या सिंगल इलेक्ट्रोड. ई नॉट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन h प्लस की कंसेंट्रेशन. इसको हम pH भी कहते हैं. log 1 अपॉन h प्लस को pH भी कहते हैं. मींस इसकी जगह पर हम pH लिख सकते हैं. pH कितना है? 10. न्यूमेरिकल में देखो 10 दिया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे. n कितना है? 1. बिकॉज अगर हम रिएक्शन को देखें, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स हाफ ऑफ H2. जब कोई और ना हो तो फिर हम इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. और ई नॉट कितना होता है? 0 होता है. बस आंसर आ गया. हम ई नॉट की जगह लिखेंगे यहाँ पे 0 माइनस 0.059 अपॉन 1 इंटू पीएच. पीएच कितना है? 10. सो आंसर आ गया -0.59 वोल्ट. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है. तुमको ये भी तो रिएक्टेंट है. अरे सॉलिड को हम नहीं लेते हैं, हम उनको लेते हैं जो जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है. और ई नोट सेल ऑलरेडी गिवन. अगर याद करो, नेक्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की रेज टू द पावर अल्फा एंड बीटा. व्हाट आर द अल्फा बीटा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. राइट. ई नोट सेल कितना है? इट्स गिवन, इट इज 1.05 माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड? 2. यहां से देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका 2 है, तो 2 का डिफरेंस है. तो 0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट कौन है? ये रहा 0.160. क्या इसकी पावर लगाएंगे? नो, क्योंकि निकल के आगे कुछ भी नहीं है तो पावर 1 ही रहेगी. 1 है. इसकी देखो आगे 2 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर 0.002 की पावर 2. ठीक है. मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा. 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, हम काट देते हैं इससे, 0.029 आ जाएगा लॉग. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये 160 है ना, नीचे 1000 लग जाएगा, ये डेसिमल हटा दिया हमने, इनटू ये 2 है ना और डेसिमल है तो 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा. स्क्वायर का मतलब है, एक बार फिर से तुम्हें 2 लिखना है, इंटू 10 टू द पावर 3 लिखना है. ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया. अब 2 से काटेंगे, 2 80 आ जाएगा, फिर ये 40 आ जाएगा. 40 में से एक जीरो इसको दे दो तो ये हो जाएगा log 4 इंटू 10 टू द पावर 4. हम इस लॉग को सॉल्व कर रहे हैं. ये 10 की पावर जो भी होती है ना वो आगे आ जाती है. 4 log 4, और log 4 क्या होता है? 0.6 होता है. 4 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा 2.4. ठीक है. 4 इंटू log 4, 4 log 4 आ जाएगा. तो ये हमारा आ गया. बस इसमें से आप माइनस कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2.4 को, फिर इसमें से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6.
द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। इसको हम इरेज कर लेते हैं सारा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ, ये हमारी नर्न्स इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कुछ और भी हो सकता था, जिंक मैग्नीशियम सिंगल। ये हमारी पूरी सेल की होती है। और जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर दिया करते हैं। यहाँ माइनस का निशान आएगा, है ना। कभी कभी यहाँ प्लस का निशान लगा होता है यहाँ पर। तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट ऊपर हो जाएगा लॉग के बाद, और प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये प्लस वाला साइन हो एमसीक्यूज में, तो हम रिएक्टेंट ऊपर कर देंगे, प्रोडक्ट नीचे कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। 2.6 क्वेश्चन इज द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। आयरन प्लस दिस ये रिएक्शन इज गिवन, ई नोट सेल इज ऑल्सो गिवन। हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। के भी कैलकुलेट करना है और डेल्टा जी नॉट भी करना है। डेल्टा जी नॉट तो बहुत इजी है, -NF E0 सेल होता है, राइट। इस केस में देखो एन कितना है, इसको पकड़ लो। कितना लिखा हुआ है, 2 × 3 + 6। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 × 2 + 4। कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो एन तो हो गया 2। और एफ क्या होता है, 96500। ई नोट सेल इट इज गिवन 0.236। बस आंसर निकालो, जूल आ जाएगा इसके आगे। ओके। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना ऑफ द सेल रिएक्शन। इसका फॉर्मूला है ΔG0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K। लॉग के को यहीं रहने दो, ये सारा सामान इधर लेके आओ। ΔG0 कितना है वो यहां से निकल आएगा, यहाँ पुट कर दो। और इन इन तीनों को नीचे ले आओ, 2.303 R × T को। और आप ये आ जाएगा लॉग के इज इक्वल टू ΔG0 अपॉन, माइनस का निशान भी आएगा। आप इधर लगा लो माइनस, या उधर लगा लो, एक ही बात है। ΔG0 अपॉन 2.303 × R × T। टी की जगह पे क्या लोगे, 298 केल्विन। आर की जगह पे यहाँ क्या लेना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। टी भी हो गया, आर भी हो गया, ये भी हो गया, ये हमने वहां से निकाल लिया। निकाल लो। अब यहाँ कोई ना कोई जो भी आंसर आएगा ना, तो के विल बिकम इक्वल टू -NT log जो भी आंसर यहाँ ऊपर से आएगा, ठीक है। यहां तक तो करो, उसके बाद हम देख लेते हैं लॉग एंटी लॉग। एक दिन सारे लॉग एंटी लॉग इकट्ठे करके उसकी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ओके। our next topic is conductance of electrolytic solutions. Okay. Conductance of electrolytic solutions. It is necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through electrolytic solution. The electrical resistance is represented by symbol R and it is measured in ohm, which in terms of SI base unit is equal to kilogram meter square upon Simon cube ampere square. It can be measured with the help of a Wheatstone bridge, with which you are familiar from your study of physics. The electrical resistance of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of the cross section A, that is this, right? इस पूरे टॉपिक को करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस जी को बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कंडक्टेंस क्या होती है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। बट जो कंडक्टेंस होती है ना, वो रेजिस्टेंस का रिवर्स होती है, यानी कि अपने में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। कंडक्टर कौन होता है, आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है। कंडक्टर वो होता है विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, यानी कि जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है मेटालिक, मेटल भी तो कंडक्टर होते हैं। आपको करंट लगता है आयरन की चीजों में, है ना, मेटल की चीजों में आपको करंट लगता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि मैंने वाटर के अंदर NaCl डिसॉल्व कर दिया। NaCl कौन है, इलेक्ट्रोलाइट होता है ये, ठीक है। ये मैंने डिसॉल्व कर दिया। मेटेलिक है, मैंने मेटल की रॉड ले ली। मेटल की रॉड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और साथ में कौन होता है, कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन मेटल्स में होते हैं।
दोनों ही कंडक्टर हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिव होता है ये, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इसमें आयोन्स होते हैं इसलिए। अब मैं आपको करंट का मतलब समझाती हूँ। करंट का मतलब होता है जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, उसे करंट कहते हैं। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब कोई आयोन दौड़ेगा, उसे भी करंट कहते हैं। अब वाटर में Na और Cl जब दौड़ते हैं तेजी से, उसी को करंट कहते हैं। तो करंट होता क्या है? विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, का मतलब क्या है? अपने में से करंट को जाने देते हैं, यानी कि इनके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तेजी से या आयोन्स मूव करते हैं। इफ आई आस्क यू द करंट फ्लोज थ्रू मेटल, वाई? तुम कहोगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, वेले पड़े होते हैं, वो स्पीड से भागने लग जाते हैं जब आप उसमें करंट पास करते हो तो। ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑल्सो अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट बिकॉज ऑफ आयोन्स। दोनों का डिफरेंस पता चल गया। एक और बात बताती हूँ। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं इस सॉल्यूशन का, तो आयोन्स और तेजी से भागेंगे। यस। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब मैं अगर बोलूं मैंने मेटल की रॉड को गर्म कर दिया, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे। यस। लेकिन कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब ये कर्नल है ना, जो प्लस वाले चार्ज हैं, भाग तो सकते नहीं, ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेचारों को यार जगह ही नहीं मिल रही है, तो इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दोबारा से सुनो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज ions start moving fastly. In case of metal, with the increase of temperature, conductivity decreases because now the kernels start vibrating and they will create hindrance for the movement of electron. तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो नीट और जेई मेंस में आया हुआ है कि सिल्वर की एक वायर है, एक है 25 डिग्री सी पे और दूसरा सिल्वर है 50 डिग्री सी पे। किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? 25 वाले की। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है। समझ जाओ आप। लेकिन हम इस चैप्टर में मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। अब मेरा सवाल, एक मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन पड़ा है, एक मेरे पास CaCl2 का पड़ा है, एक AgNO3 का पड़ा है। तीनों में से मैं आपसे पूछती हूँ बेटा निकालना जरा कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो तुम कहोगे मैम लैब में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है इसको मापने के, तो क्या करें? मैं बोलूंगी अच्छा एक काम करो, फिजिक्स लैब में जाओ, इसकी रेजिस्टेंस मेजर करके आओ। और रेजिस्टेंस को मेजर करने का तरीका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। उससे तुम रेजिस्टेंस मेजर करके मेरी लैब में आओगे, केमिस्ट्री लैब में। मैं बोलूंगी बेटा बड़ा सिंपल है, अब तुम इसकी कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? 1/r कर दो। इसकी जो रेजिस्टेंस तुम कैलकुलेट करके आए हो, इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? 1/r। इसकी भी 1/r। 1/r। कितना सिंपल है। तो कंडक्टेंस को निकालने का एक ही तरीका है, फिजिक्स लैब में जाओ और वहां से इनकी रेजिस्टेंस मेजर करके आओ, उसका उल्टा कर दो, कंडक्टेंस आ जाएगी। यूनिट क्या होगा? आर का यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम, यानी कि ओम इनवर्स। और दूसरा नाम है इसका मो, और तीसरा नाम है साइमन, जिसका सिंबल है एस। देखा कंडक्टेंस के यूनिट देखो, पर ओम, मो या साइमन। एस लगा होता है या साइमन पूरा लिखा होता है। ये हमारा कंडक्टेंस का क्या आया? यूनिट आया। ठीक है। अब आगे ये बोलते हैं अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देखो लेंथ जितनी ज्यादा होगी किसी चीज की, रुकावटें, रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट फ्लो ना करने की पावर को हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। एक बात बताओ, लेंथ ज्यादा होगी तो रुकावटें ज्यादा होंगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, चौड़ाई कितनी है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, ये और ज्यादा है। ठीक है। तो जो जितना चौड़ा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो आयोन्स इधर से नहीं तो इधर से नहीं तो इधर से खिसक खिसक के निकल जाएंगे, जगह बना लेंगे अपनी। नैरो होगा तो जगह नहीं बना पाएंगे। तो यानी कि अगर नैरो होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रुकावटें कम होंगी। तो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम सबको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है कांस्टेंट की। इस केस में जो कांस्टेंट है वो रो है। रो कौन होता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दोबारा से कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने पहले पढ़ा कंडक्टर कौन होता है? विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। इन मेटल द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। In electrolytic solution, current flows because of the presence of ions. With temperature, the conductivity of electrolytic solution increases because ions की speed increases. But in case of metal, with the increase of temperature, the conductance decreases because now the kernels start vibrating and they will create hindrance for the movement of electrons. Right? How to find out the conductance? We don't have as such instrument to find out the conductance of any electrolytic solution directly. So what do? We measure resistance in the physics lab by Wheatstone bridge method. Then what to do? Just reverses and you will get conductance. And what is the unit? Just the reverse of resistance, that is ohm का उल्टा, यानी कि per ohm, mho or Simon or S. These are the units of conductance. अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस भैया कौन होते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इन दिस केस वी हैव पुट द कांस्टेंट दिस रो, आर एच ओ बोलते हैं, रो लिखा भी हुआ ग्रीक में, और एल अपॉन ए। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी कौन है? याद रखना दुनिया के सारे कांस्टेंट की डेफिनेशन एक ही होती है। ये इसके इक्वल है जब ये और ये वन हो जाते हैं। अब ये और ये का नाम लिख दो। हाउ? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of a cell whose length is 1 centimeter or 1 meter मतलब 1 unit है, and area of cross section is also 1 centimeter square or 1 meter square। ठीक है, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपको ये। अच्छा, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी कौन होता है? कापा। सो कापा इज इक्वल टू 1/रो। कितना सिंपल है। ओके, सो मैं यहां पे आपको डिराइव करके दिखाती हूं। 1 सेकेंड, फॉर्मूले एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ यहां तक तो होना चाहिए था। सी, resistance is directly proportional to length, इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, मैं साथ साथ पहले ही बता दूं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया, इट वाज रेजिस्टिविटी, एंड इट इज डेफिनेशन क्या है? इट इज इक्वल टू आर व्हेन लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया इज ऑल्सो 1 यूनिट। ठीक है, ये देखो ऐसे यूनिट आर ओम मीटर। किसका? रेजिस्टिविटी का बता रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। एंड क्वाइट ऑफन द यूज ऑफ टर्म रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड हेंस इन द रेस्ट ऑफ द बुक वी शैल यूज द टर्म रेजिस्टिविटी। कहता है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, बट हम बुक में इसको रेजिस्टिविटी के नाम से बुलाएंगे, कोई बात नहीं। फिजिकली द रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. It can be seen that 1 square meter is equal to 100, 1 ohm meter equal to 100 ohm centimeter, or 1 ohm centimeter is equal to 0.01 ohm meter। यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहा है वो, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर होता है, दोनों में से कोई भी होगा। अच्छा, इसका उल्टा क्या है? कापा। ये रहा कापा। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको हम कापा कहते हैं। कापा क्या है? नन्ना सा के लिखा हुआ है, आडा माडा टेढ़ा सा करके, छोटा सा बना देना तुम भी, है ना, फुल फुल लेंथ में मत लिखना। सो इसका यूनिट क्या होगा? ये रिवर्स होता है रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? 1/ओम सेंटीमीटर। इसको ऊपर ले आओ तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट हो जाएगा हमारे कापा भैया का। ठीक है, तो कापा का यूनिट फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा आसान है यार, ये देखो, रो एल अपॉन ए होता है,
आर की जगह लिख दो 1/g, यानी कि कंडक्टेंस, और इसकी जगह लिख दो 1/कापा। L/A को एस सच रहने दो। इसको हम जी स्टार भी कहते हैं, L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। सो कापा भैया को उधर ले जाओ, कापा इधर आ जाएंगे, जी भैया को इधर लेके आओ। ये तो यार थोड़ा सा ना देख लेना, टेढ़ा मेढ़ा होता है ये। जी इंटू जी स्टार, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी हैव गॉट, याद रखना। और कापा का यूनिट होता है पर ओम पर सेंटीमीटर, जी का यूनिट होता है पर ओम, और इसका यूनिट होगा पर सेंटीमीटर। कैसे? L/A है ना, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, राइट। एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर साइमन पर मीटर, यानी कि पर ओम को हम साइमन भी कहते हैं। आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं, एक ही बात है। अब उसने एस आई वर्ड लगाया है, एस आई, तो एस आई में तो सेंटीमीटर होता ही नहीं है, मीटर होता है ना, दैट्स वाई। बट क्वाइट ऑफन कापा इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन पर सेंटीमीटर, बट बता रहे हैं नॉर्मली हम इसमें लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इन साइमन पर मीटर इज इट्स कंडक्टेंस when it's 1 meter long and area of cross section is 1 centimeter square, 1 meter square. It may be noted that 1 Simon per centimeter is equal to 100 Simon per meter. यूनिट कन्वर्जन है ये तो हमें आता ही है। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आप ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, सो चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मूव करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद एक बार सम अप कर दूंगी। ये ऊपर क्यों चला गया भाई? एक बार ये देख लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से, कुछ तो मिलेगा। द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल्स एट 298 केल्विन। साइमन पर मीटर है ना, तो मतलब ये कापा की बात कर रहा है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि कापा की बात कर रहा है कि जी की बात कर रहा है? अगर पर ओम लिखा होता तो मतलब जी की बात कर रहा होता ये, और अगर साइमन पर मीटर लिखा है या पर ओम पर सेंटीमीटर लिखा होता तो मतलब ये उसकी बात कर रहा है, कापा की। सोडियम की कंडक्टिविटी देखो, 2.1 इंटू 10⁻³ कॉपर की इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सिल्वर की इससे भी ज्यादा है। गोल्ड की मीडियम है, सिल्वर और कॉपर के बीच में है। आयरन की कम है, सोडियम से बहुत कम है। ग्रेफाइट की अच्छी खासी है, ये कंपटीशन तो कर रहा है आयरन के साथ, है ना। अच्छा, एक्व सॉल्यूशन में देखो, प्योर वाटर की कितनी है, बहुत कम है बच्चों, 10⁻⁻5। और HCl की 0.1 मोलर है ये, HCl 3.91। 0.01 मोलर KCl की है, 0.14। NaCl की है 0.12, यानी कि KCl थोड़ा ज्यादा दम लगा के भागता है भाई सोडियम से। HAC होता है CH3COO, और H लगा दो, ये एसिटिक एसिड है, एसी को बोलते हैं एसीटेट आयन, CH3COO को ही हम एसी बोलते हैं। ये बहुत वीक एसिड होता है, तभी इसकी देखो 0.047 है। और 0.01 मोलर, अब ये कंसेंट्रेशन और कम कर दी, है ना, मतलब हमने पानी और ज्यादा डाल दिया, ये लगा सकते हो आप। मोल्स कम कर दिए, 0.016 है इसकी। सेमीकंडक्टर जो अलाउ करते भी हैं और नहीं भी करते, बीच में होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड, 1 × 10⁻⁻7, वाटर से बहुत कम है। सिलिकॉन 1.5 × 10⁻⁻2, वाटर से बहुत ज्यादा भाई। जर्मेनियम 2.0, ये भी अच्छी खासी है, 2.0 सोडियम के बराबर हो गया जर्मेनियम, है ना। ये हो गए इंसुलेटर, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी देखो वैल्यू देखो, ग्लास की है 1 × 10⁻⁻16। इसका मतलब दुनिया में कोई भी बंदा पूरा इंसुलेटर नहीं है, ये भी अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू, भले ही थोड़ी कर रहे हैं, कुछ तो वैल्यू है, नहीं तो नील बोल देता ना ये। टेफ्लॉन, अब ये टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन होता है CF2 ये हजारों मॉलिक्यूल पॉलीमर होता है ये टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कुकवेयर देखे हैं तुमने? उसके अंदर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है, ठीक है, और वो बहुत इंसुलेटेड है, तभी तुम उसको यूज करते हैं।
इसीलिए क्योंकि उस पे उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, ना ऑयल का होता है और ना ही हीट का होता है, तभी वो नॉन स्टिक कुकवेयर की लेयर बनाता है। तो टेबल से हमने कितना कुछ सीखा ना, देखो प्योर वाटर से, और जर्मेनियम है उसका थोड़ा, उसकी कंडक्टिविटी देखो सोडियम के बराबर पहुंची हुई है ना, है सेमीकंडक्टर लेकिन। It can be seen from table 2.2 that the magnitude of conductivity varies a great deal and depends upon the nature of material. It also depends upon the temperature and pressure at which the measurements are made, no doubt. Materials are classified into conductors, insulators, and semiconductors, depending upon the magnitude of their conductivity. Metals and their alloys have very large conductivity and are known as conductor. इनकी conductivity ज़्यादा है तभी हम इनको conductors कहते हैं. And certain non-metals like carbon black, graphite, and some organic polymers are also electronically conducting. कहते हैं conducting है लेकिन कुछ बहुत कम होते हैं. हाँ यहाँ आते ना, metals and their and also electronically conducting substances like glass, ceramics having very low conductivity are known as insulators. देखो कंडक्टिविटी उनकी भी है, वेरी लो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी प्योर इंसुलेटर नहीं है. सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन. ये डोप्ड सिलिकॉन क्या होता है, जिसमें सिलिकॉन में इम्प्यूरिटीज डाली जाती हैं. सिलिकॉन को मेल्ट करो, जर्मेनियम को मेल्ट करो, उसके अंदर डाल दो, ठीक है, इसे डोपिंग कहते हैं, इंप्योरिटी डालने को डोपिंग कहते हैं. एंड गैलियम आर्सेनाइड हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इनको हमने सेमीकंडक्टर कह दिया. आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ये सब चीजों में यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में. सर्टेन मटेरियल्स लाइक सुपर कंडक्टर्स बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. बाप रे बाप, सुपर कंडक्टर जिसमें इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है. Earlier, only metals and their alloys at very low temperature, 0 to 15 Kelvin, were known to behave as superconductor. कहते हैं सुपर कंडक्टर कौन होता है, जो मेटल्स होते हैं ना, बहुत कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का काम करते हैं. बट नाउ अडेज नंबर ऑफ ceramic materials and mixed oxides are also known to show superconductivity at temperature 150 Kelvin. जिस दिन रूम टेम्परेचर पर कोई सुपर कंडक्टर मिल गया तो ट्रेन बड़ी स्पीड से चलेगी. मतलब ऐसे से हम बना सकते हैं ट्रैक्स जिनके ऊपर ट्रेन जो है वो बहुत स्पीड से चलेंगी. बाकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस through metals, electrical conductance through metals is called metallic or electronic conductance and is due to movement of electrons. The electronic conductance depends upon the nature and structure of the metal, the number of valence electrons per atom, temperature. यहाँ क्या मतलब है, जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो फ्री होंगे, एल्यूमिनियम में तीन है तो तीन फ्री होंगे. तुमने ऊपर देखा था ना, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा थी उससे, कॉपर से, ठीक है. सो टेम्परेचर इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ये वाली लाइन है जो मैंने बोला ना, कि कर्नल स्टार्ट मूविंग बिकॉज वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है. ये भी पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग, वो वाला एग्जाम्पल भी है ना, सिल्वर एट 25 डिग्री सी मोर कंडक्टिंग होती है, या सिल्वर एट 50 डिग्री सी मोर कंडक्टिंग होती है. तो 25 वाला ये लाइन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी वो डिक्रीज हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स इन 1977, मैकडायर्मिट, हीगर एंड शिराकावा डिस्कवर्ड दैट एसिटाइलिन गैस, एसिटाइलिन का फॉर्मूला ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. गैस कैन बी पॉलीमराइज टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर पॉलीएसिटाइलिन, यानी कि इसकी पॉलीमराइजेशन कर दो, बहुत सारे एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, जैसे टेफ्लॉन का बताया था. व्हेन एक्सपोज टू वेपर्स ऑफ आयोडीन एक्वायर मेटालिक क्लस्टर, यानी कि अगर हम पॉली एसिटाइलिन के ऊपर आयोडीन के वेपर्स छिड़क दें, आप ऐसे इमेजिन करो कि हमने छिड़क दिया तो ये मेटालिक क्लस्टर आ जाती है उनमें, बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड और चमक लेके बैठा हुआ है मेटल वाली, है ना स्ट्रेंज बात, ठीक है. उसके बाद है लस्टर एंड कंडक्टिविटी. वाह 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 वाह, मेटल की तरह बिहेव करने लग गया ये तो. नाइस. हाँ हाँ, स्पीड, बस बस बस, ओके. इसको पढ़ लेते हैं एक बार.
जो एसिटाइलिन गैस होती है ना, इसकी पॉलीमराइजेशन कर दो, उसे बोलते हैं पॉलीएसिटाइलिन। अब इसके ऊपर वेपर्स ऑफ आयोडीन डाल लो तो ये मेटालिक क्लस्टर भी आ जाती है और कंडक्टिविटी भी हो जाती है ना, मेटल की तरह बिहेव करने लग जाता है। सिंस देन सेवरल ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैव बीन मेड सच एज पॉलीएनिलीन, कहते हैं इसको देख के फिर हमने पॉलीएनिलीन बनाया, पॉलीपाइरॉल बनाया एंड पॉलीथायोफीन बनाया। These organic polymers, which have properties like metals, being composed wholly of elements like कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं, एंड ओकेजनली कभी कभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी बीच में प्रेजेंट होते हैं, आर मच लाइटर देन नॉर्मल मेटल्स एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट बैटरीज। ठीक है, मेटल बहुत हैवी होता है, ये बहुत हल्के होते हैं, तो इनको लाइट वेट बैटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिसाइड्स दे हैव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर सच एज फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता है पॉलीमर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कहते हैं वो प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, so that one can make electronic devices such as transistors that can be bend like a sheet of plastic। ऐसे ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं जो तोड़ो मोड़ो मरोड़ो उसे कुछ भी नहीं होएगा उसको। फॉर द डिस्कवरी ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स मैकडायरमिड, हीगर एंड शिराकावा वर awarded the Nobel Prize in Chemistry for the year 2000। मीन्स एकदम हल्के होते हैं ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, बहुत हल्के होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पॉलीथीन यानी कि जो आप पॉलीथीन कैरी करते हो भी तो पॉलीमर है, कितना हल्का होता है, बिल्कुल वेटलेस होता है। इनका कुछ तो वेट होता है, लेकिन देख लो लाइट वेट बैटरीज बनाने के काम आ गया। और दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, पॉलीमर भी है, मीन्स आप उसको बेंड भी कर सकते हो। सोचो मेरे हाथ में एक ट्रांजिस्टर है, वो नीचे गिरा लेकिन टूटा नहीं, वाह मजा आ गया मुझे तो। पॉलीमर है, उसकी वो प्रॉपर्टी भी हमने ले ली, लाइट वेट भी है, और साथ में ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है हमारे पास। ग्रेट। इन तीनों को 2000 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, डिस्कवरी देखो कितने साल पहले है, सोचो 1977, कितने साल के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, 33 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, आयोनिक कंडक्टेंस स्टार्ट हो गया हमारा। As the electrons enter at one end and go out through the other end, the composition of the metallic conductor remains unchanged. The mechanism of conductance through semiconductors is more complex. We already know that even very pure water has small amounts of hydrogen and hydroxyl ions, 10 to the power minus 7 m। ये मैं कह रहा है वाटर में H प्लस और OH आयोन्स होते हैं, प्योर वाटर में भी होते हैं, कितना 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर, विच टेंड विच lend इट वेरी लो कंडक्टिविटी। तभी तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो है, क्योंकि H प्लस और OH की संख्या बहुत कम होती है, प्योर वाटर में आयोन्स कम है। वेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि इसमें NaCl डाल दो, CaCl2 डाल दो, कुछ भी डाल दो जो वाटर में जाके आयोनाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा ना Na प्लस और Cl नेगेटिव में। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, दे फर्निश देयर ओन आयोन्स इन द सॉल्यूशन, हेंस इट कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। The conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic और ionic conductance। ये वाली बात तो तुमने पहले ही बता दी है कि जब वाटर में हम लोग सबसे पहले नहीं लिखा था मैंने, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये उसी की बात कर रही है कि आयोनिक कंडक्टेंस इन्हीं को ही बोलते हैं। और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडिड। नेचर का क्या मतलब है कि वो वीक है या स्ट्रांग है। मतलब अगर मैं NaCl डालूंगी तो पूरा का पूरा वो ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर मैं CH3COOH डालती हूँ तो ये पूरी तरह ब्रेक नहीं होता है, अगर मैं 10 मॉलिक्यूल डालूंगी तो 4 या 5 टूटेंगे, बाकी 5 पड़े रहेंगे। तो ये कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली आयोनाइज हो जाता है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वीक वाले की कम होगी, तो नेचर पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ द आयोन प्रोड्यूस इन देयर सॉल्वेशन, मतलब क्या है इसका, मैंने अभी दिखाया था ना कि KCl में से और NaCl में से KCl की कंडक्टिविटी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि पोटाशियम को जब पानी में डालते हैं तो उसको कम पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, सोडियम को ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन।
इनकी सॉल्वेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बड़ा हो जाता है साइज में, तभी इसकी कंडक्टिविटी कम थी। अभी तक बड़ा हो जाएगा तो आराम से चलेगा ना। तो साइज और उसके सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। देखा जाए तो साइज तो पोटाशियम का बड़ा है, स्पीड पोटाशियम की कम होनी चाहिए थी, सोडियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है उल्टा। क्योंकि सोडियम को पानी घेर लेता है, ज्यादा पानी घेरता है, ज्यादा पसंद करता है, तो उसका साइज पानी में बड़ा हो जाता है, तो आराम से चलता है। पोटाशियम को कम कम पानी के मॉलिक्यूल घेरते हैं, तो इसलिए उसका साइज वाटर में छोटा होता है, उसकी स्पीड तेज होएगी। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अगर कोई सॉल्वेंट खुद बड़ा गाढ़ा है, विस्कोसिटी होता है गाढ़ा, हनी के अंदर तुम NaCl डाल दो, हाय हाय, एने कहेगा जाने दे, हनी बोलेगी रुक है, रोकेगी उसको, ठीक है। तो जितना गाढ़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी इलेक्ट्रोलाइट की। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना, पानी जितना ज्यादा होगा, यानी कि डाइल्यूट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। द टेम्परेचर, ये तो हमने पहले ही बता दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आयोन्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है आयोन्स की, ठीक है। सो पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयोनिक सॉल्यूशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड कैन लीड टू द चेंज इन कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कहता है मेटल है एक, उसमें से आप करंट पास करो, यहां से करंट पास करो, जा रहा है 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 जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसको, 2 दिन तक करंट पास करो कुछ नहीं होएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर आप करंट पास करोगे ज्यादा देर तक, तो कहते हैं कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। हमें बता रहा है जो अब क्या होगा अगर ज्यादा देर तक करंट पास करोगे तो, ठीक है। इस टॉपिक को पूरा ले लेते हैं हम लोग। ओके। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, हम इसके लिए कंडक्टिविटी सेल लेते हैं। ये देखो, कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी। हम्म, सारा फॉर्मूला वही है बच्चों जो ऊपर बताया है मैंने, जो मेटल के लिए हमने लिखा था ना, सब वही है। हम्म, ओके, आई थिंक इट विल वर्क नाउ। कहते हैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक आयोनिक सॉल्यूशन की वी फेस टू प्रॉब्लम, फर्स्टली पासिंग डायरेक्ट करंट DC, इसमें डायरेक्ट करंट अगर पास करेंगे तो सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी सेल की यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, अगर हमें कंडक्टेंस मेजर करनी हो या रेजिस्टेंस मेजर करनी हो या कंडक्टिविटी मेजर करनी हो, तो कौन सा करंट पास करेंगे, DC नहीं करेंगे, AC करंट पास करते हैं। DC क्यों नहीं पास करते, क्योंकि कंपोजिशन बदल जाती है, देखो कंपोजिशन चेंज हो जाती है। सेकेंडली, आ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। द फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय यूजिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट, हम AC लेते हैं। Source of power. The second problem is solved by using a specially designed vessel called conductivity cell. हमें किसी आयोनिक सॉल्यूशन की अगर हमें कंडक्टेंस निकालनी हो या हमें रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, सेल ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे दिखाया गया प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए, इसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग चढ़ी हुई है, यहाँ भी हमने इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर बाहर ले ली हमने, अंदर हमने प्लैटिनम ले लिया। अब प्लैटिनम क्यों लिया, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये देखो, ये एक और है, दो कंडक्टिविटी सेल्स दिखा रही है, एक ऐसे वाली और एक सीधे वाली। द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स, या तो ये वाली होगी या ये वाली। इसमें सॉल्यूशन डाल दो, ये सॉल्यूशन डाला हुआ है बेसिकली, जो ब्लू कलर देख रहे हो ना ये सॉल्यूशन है, इसमें येलो वाला सॉल्यूशन है। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग चढ़ी हुई है, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड मेटालिक प्लैटिनम इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोकेमिकली। दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है, पूरी सेल की बात कर रहे हैं वो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। देयरफॉर सॉल्यूशन कन्फाइंड बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड्स इज अ कॉलम ऑफ लेंथ 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A।
इन दोनों दीवारों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 1 ली हुई है, 1 यूनिट। ये इसे लेंथ 1 बोलते हैं फिर। जो वेसल लिए हुए ना दोनों, इनकी दीवारों के बीच की दूरी 1, इसलिए लेंथ लेंथ 1 कैसी हुई इसकी? इन दोनों दीवारों के बीच की दूरी 1 ली हुई है ना, यूनिट। ठीक है। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ कॉलम ऑफ सॉल्यूशन इज देन गिवन बाय द इक्वेशन। कहते हैं अब इसमें डाल के सॉल्यूशन को आप इसकी रेजिस्टेंस मेजर करो। ये तरीका है इसको मेजर करने का। मींस हम कंडक्टिविटी सेल में मेजर करते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। मेटल को तो व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देते हैं ना, याद हो तो अगर तुम्हें। नहीं है तो फिजिक्स वाले सर से पूछ लेना। ये देखो ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये रहा। वही R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और 1 अपॉन सॉरी एल अपॉन कापा इंटू के। मीन्स इसको हमने 1 अपॉन कापा कर लिया ना, रिवर्स होता है। फॉर्मूला तो वही है जो हमने पढ़ा है, बस वो तरीका बता रहा है कि तरीका ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा। सेल कांस्टेंट वही जी स्टार एल अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन है बच्चों। सी द इक्वेशन, सॉरी क्वांटिटी एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट कहते हैं, जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड पर लेंथ, मतलब वही सारी बातें हैं। अच्छा, जो कंडक्टिविटी सेल होता है ना एल अपॉन ए, ये फिक्स होता है बेटा। दो सेल्स ऊपर देखी थी ना, उनका एल अपॉन ए फिक्स है। वो जी उसी में सॉल्यूशन डाल दो, एल अपॉन ए तो फिक्स ही है। बस वो मल्टीप्लाई कर दो उससे, जी से, कप आ जाएगा। Okay, cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known. For this purpose, कहते हैं सेल कांस्टेंट यूजली डिटरमिन पहले ही कर लिया जाता है। फॉर दिस पर्पस वी जनरली यूज केसीएल सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज नोन एक्यूरेटली एट वेरियस कंसेंट्रेशन। इसमें केसीएल डाल के जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता होती है, तो हम कहते हैं सेल कांस्टेंट पहले ही निकाल के रख लेते हैं, जी स्टार एल अपॉन ए आर इंटू कापा। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन। ठीक है। ये केसीएल सॉल्यूशन की 1 मोल पर लीटर अगर कंसेंट्रेशन है, तो उसकी ये होगी आपकी कापा साइमन पर सेंटीमीटर। ये उस रूप ये मोलर कंडक्टिविटी है। आप एक ले लो, इधर से एक ले लो, एक ये ले लो। ये कापा की वैल्यू है और ये मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा अभी आगे आएगा। ये देखो इनकी वैल्यूज है। ये हमने कंसेंट्रेशन घटा दी तो देखो बढ़ जाती है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। और जबकि कंडक्टिविटी घट रही है, कापा घट रहा है। याद रखना, यहां से एक बात इंपॉर्टेंट देखो, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है। डाइल्यूशन बढ़ती है तो कापा घट रहा है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ये देखो, कापा घट रहा है बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ये देखो कम हो रही है। रीजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद, लिख लो अपनी कॉपी पे, विद डाइल्यूशन कापा की वैल्यू डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयोन्स पर सीसी डिक्रीजेस। जो नंबर ऑफ आयोन्स है पर सीसी डिक्रीज हो जाते हैं तो कापा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है आयोन्स की, बिकॉज स्पीड ऑफ आयोन्स इंक्रीजेस। दोनों का अलग अलग हुआ है। जितना पानी ज्यादा होगा, डाइल्यूशन ज्यादा होगी, खुले खुले आयन घूमेंगे, तेजी से भागेंगे। लेकिन वहां वो कापा क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कापा डिपेंड करता है कि इतने 1 सीसी में कितने आयोन्स हैं। आप जितना पानी डालोगे, मान लो 1 सीसी है, इसके अंदर आयोन्स 10 पड़े हैं, मैंने पानी डाल दिया तो 10 आयोन इधर बिखर नहीं जाएंगे? मतलब आयोन्स पानी के और डालते ही इधर उधर चले जाएंगे, तो इस वाली जगह पर 10 आयोन्स नहीं होंगे, कम होंगे, दैट्स वाई। तो कापा डिपेंड करता है कि 1 सीसी सॉल्यूशन में कितने आयोन्स हैं। और जो मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा एम बोलते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कितनी तेजी से भाग रहे हैं। वो स्पीड पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ आयोन्स पे। इसलिए कापा डिक्रीज होता है। राइट। तो ये याद रख लेना कि कापा हमेशा डिक्रीज होगा विद डाइल्यूशन। तुम खुद देख भी रही हो यहाँ पे, मैंने यहां से भी दिखा दिया तुम्हें। ठीक है। सो ये क्लियर होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं।
इस टेबल के बाद इस टॉपिक को खत्म करके इसके न्यूमेरिकल सम अगली क्लास में करेंगे, पहले समझ लें। आ, बस 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 बस। हम्म। ओके, यहां से ले लेते हैं। वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमिन्ड, हो गया, वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। कहते हैं हमने सेल कांस्टेंट को मेजर एक बार कर लिया, उसके ऊपर लेबल लगा दिया, भैया तेरी सेल की सेल कांस्टेंट इतनी है। सेल बार बार वही यूज करेंगे जो दो मैंने दिखाई थी ना ऊपर, एक ऐसी थी और एक ऐसी थी, वही यूज करेंगे। सेल कांस्टेंट लिखा होता है उसके ऊपर। वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। हमने सेल कांस्टेंट किससे निकाला? केसीएल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी से निकाला। द सेटअप फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन इन फिगर दिस 2.5। द अरेंजमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कहता है इससे हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखो, द सेटअप दिखा दिया। इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 एंड R4, R4 एंड R3, आ वेरिएबल रेजिस्टेंस R1, जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ये फिक्स होती है, एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2। अब इसकी रेजिस्टेंस हमको निकालनी है, इट्स नॉट गिवन, ये अननोन है। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज फेड बाय एन ऑसिलेटर O, ऑसिलेटर O से यहां से फेड किया जाता है। आ सोर्स ऑफ एसी, यहां से सप्लाई आ रही है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, उसकी रेंज कितनी होती है? जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 550 टू 5000 साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स पर सेकेंड को CPS भी कहते हैं और हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, इसको पर सेकेंड भी कहते हैं। P इज सुटेबल डिटेक्टर, ये हमारा डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है, और यहां से AC पास कर रहे हैं, O से फीड कर रहे हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 550 से लेके 5000 हर्ट्ज तक, यानी कि साइकिल पर सेकेंड तक। एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द डिटेक्टर। हम ब्रिज को पहले बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से कि इसमें डिटेक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अंडर दीज कंडीशंस जो अननोन रेजिस्टेंस R2 है, ये कैसे निकलेगी? इज इक्वल टू R1 इंटू R4, यानी कि दिस इंटू दिस अपॉन R3, दिस। इसको एडजस्ट किया इस हिसाब से कि इसके अंदर अब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, बस फॉर्मूला लगा दो और ये निकल आएगा। दीज डेज इन एक्सपेंसिव यानी कि सस्ते कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल विच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द कंडक्टिविटी सेल। once the cell constant and the resistance of the solution of cell is determined, the conductivity of the solution is given by the equation। कहते हैं आजकल कंडक्टिविटी मीटर्स भी आ गए हैं जिसमें सॉल्यूशन डालो सीधा वो बस उस पर वैल्यू लिखी आ जाती है, वो कंडक्टेंस बता देगा या रेजिस्टेंस बता देगा। तो कहते हैं सेल कांस्टेंट हमको पहले से ही पता होता है, जिस सेल में हम कर रहे हैं तो कापा आसानी से निकल आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। असल में तो जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैं आपको कराऊंगी। रट्टे तो आपको क्वेश्चन के मारने हैं, लेकिन चैप्टर की समझ आनी जरूरी है। ठीक है, ये हम उसके लिए कर रहे हैं, चैप्टर को समझने के लिए। ये करना पड़ेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन है। यहां तक हो गया था ना, ये पेज है हमारा, राइट। चलो, अब हमें बताया जा रहा है कि ions in which they dissociate, the concentration of ions or ease with which the ions move under a potential gradient, it therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity called molar conductivity। कहते हैं कि कापा से ज्यादा जो रिलायबल है ना, वो मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि कापा में क्या होता है कि बता रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ आयोन्स और ईज विद विच द आयोन्स मूव अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा सा आपको ऊपर ले चलती हूँ, हमारी लाइन लगता है हमने मिस करी है लाइन। द कंडक्टिविटी ऑफ, सबसे नीचे वाली दो लाइनें पढ़ो। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स in the same solvent and a given temperature differs due to charges and size of the। कहते हैं अगर हमें किसी की कंडक्टिविटी निकालनी है, लेकिन हमने
डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं सेम सॉल्वेंट में, लाइक वाटर में मैंने KCl भी ले लिया, NaCl भी ले लिया, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए, और टेम्परेचर गिवन है, उनका चार्ज और साइज अलग अलग आता है। ऑफ कोर्स उसमें कौन सी वो वाली बात है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें कह रहा है कि कोई रिलायबल टर्म ले लो, हमने रिलायबल कौन सी ले ली? हम्म, ये है मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। मोलर कंडक्टिविटी एक रिलायबल टर्म है, कहते हैं इसको उठा लेते हैं, कापा मजा नहीं आ रहा हमें, ये बोल रहा है। डिनोटेड बाय सिंबल लेमडा एम। इट इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा अपॉन सी, यानी कि कंसेंट्रेशन। इन द अबव इक्वेशन कापा इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन पर मीटर, यस उसका यूनिट है। द कंसेंट्रेशन सी इन मोल पर क्यूबिक मीटर, है ना? वैसे तो मोल पर लीटर होती है, लेकिन आपको पता है पर ऐसे यूनिट में तो मोल पर क्यूबिक मीटर होगा ना। ठीक है, तभी तो हम कोरिलेट कर पाएंगे इस मीटर के साथ। देन द यूनिट ऑफ लेमडा एम आर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार पूछा जा चुका है भाई, यूनिट बता दो लेमडा एम का। इट इज साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इट मे बी नोटेड दैट 1 मोल पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर पर क्यूबिक मीटर होता है, इनटू मोलैरिटी, एंड हेंस लेमडा एम का यूनिट आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। या मीटर ले लो या सेंटीमीटर, हम दोनों ले सकते हैं। कापा का यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर, 1000 लीटर पर क्यूबिक मीटर, इंटू मोलैरिटी मोल पर लीटर। ये लिख के पूरा दिखा रहा है हमें कि कैसे आया। इफ यू यूज साइमन पर सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ कापा एंड मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन देन यूनिट ऑफ लेमडा एम आर दिस। इतनी ज्यादा गहराई में मत जाओ, आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि जो लेमडा एम होता है ना, इसका यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दूसरा, अगर ऐसा ही बोलेगा तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, बस रट्टा मार लो। कभी कभी ये भी लिखा होता है साइमन की जगह पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ये मैंने ज्यादा देखा है न्यूमेरिकल्स में, आपको सब कुछ आना चाहिए। बस एक बार रीडिंग लगा लो, इसका रिलेशन देख लो कि 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल जो है ना 10⁴ साइमन सेंटीमीटर पर मोल के इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 10⁴ ही तो होगा। 100 × 100 हो गया ना, दैट्स वाई। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग सीधा। ये सारा समझने के लिए टॉपिक है कि आपको समझ आनी चाहिए बातें कि हमने कैसे कैसे क्या क्या करा, बस। उसके बाद याद करने वाली चीजें तो बहुत कम होती हैं। सीधा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm। ये रेजिस्टेंस है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, उसी सेल में हमने अब वो सोल्यूशन गिरा दिया, 0.1 मोल पर लीटर KCl गिरा दिया। अब हमने ले लिया 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन उसी सेल में, यानी कि G स्टार सेम है, सेल कांस्टेंट है ना। 5, अब की बार आया 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, यानी कि कापा निकालने को बोल रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी निकालने को बोल रहा है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बता देती हूँ, कापा से क्या रिलेशन है। कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला होता है लेमडा एम का। ठीक है, और कापा खुद का यूनिट क्या होता है, मतलब क्या होता है, 1/R, यानी कि रेजिस्टेंस इंटू जी स्टार होता है L/A। ये ठीक है, मैंने बड़ा के लगा दिया, अब थोड़ा सा छोटा लगा देना। तो ये हो गया। अब कंडक्टिविटी ऑफ, कहते हैं 0.1 वाले की जो कापा है ना, वो है 1.29, और 0.02 वाले का हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? ये देखो, इससे हम ना फॉर्मूले से पहले तो हम ये निकाल लेंगे, जी स्टार। ईरा सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस से निकाल लेंगे। कैसे? ये फॉर्मूला इन्होंने नहीं दिया हुआ, मैं बता देती
कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये निकालना है हमें, तो आर को उधर ले जाओ। ये के इंटू आर, के कितना था 1.29 था, और आर सॉरी ये था के, और आर कितना था 100 ऊपर वाले का, है ना। मल्टीप्लाई किया, जी स्टार आ गया। अब इस जी स्टार को अगले में पुट कर दो तो कापा आ जाएगा। कापा क्या होता है, जी स्टार अपॉन आर। ये दूसरे सॉल्यूशन का है, 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन का कापा है 1.29, और 0.2 वाले का निकालना है, सॉरी 0.02 वाले का निकालना है। तो उसमें से हमने जी स्टार ले लिया, और दूसरे का कापा है जी स्टार अपॉन आर, 129/520। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कापा हमको पता है, कंसंट्रेशन हमको पता है। देखो कंसंट्रेशन दे रखी है कि नहीं दे रखी, नहीं दे रखी। कैसे निकालोगे, 0.02 मोल पर लीटर दे रखी है, आप इसमें पुट कर दो। बस यूनिट्स का ध्यान रखना, मैं तो कहूंगी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में ही लिया करो। मीटर में लोगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि आपको बार बार कंसंट्रेशन के साथ मैच करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। आप हमेशा क्या करें, न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखो, जो कापा का यूनिट है आप उसको पर ओम पर सेंटीमीटर ले, ठीक है, और उसको आप ले कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में। ठीक है, ये फायदे में रहोगे आप। देखो उसे सेंटीमीटर में भी बता रखा है, वो ज्यादा बढ़िया है सेंटीमीटर वाला है ना, आप इसमें मत लो। दोनों तरीके दे दिए, इसे दूसरा वाला बढ़िया है। एक और क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत लेंदी कैलकुलेशंस देते हैं एनसीईआरटी वाले ना, तो शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। एनीवेज, देखते हैं हम लोग। लेट अस रीड द स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, ये मोल पर लीटर हमेशा कंसेंट्रेशन होती है, ये कंसेंट्रेशन है। एनएच सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो सेल है ना उसका डायामीटर है 1 सेंटीमीटर, गोल होती है ना ये। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आप कंसेंट्रेशन दे रखी है, यानी कि मोलैरिटी दे रखी है, कंसेंट्रेशन मोलैरिटी एक ही बात होती है। और लेंथ दे रखी है, एरिया नहीं दे रखा, एरिया होता है πr²। आर क्या है, डायमीटर का आधा होता है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई, यानी कि 22/7 इंटू डायमीटर कितना था 1 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर दो, एरिया निकल आया। लेंथ दे रखी है डायरेक्टली कितनी, 50 सेंटीमीटर, ये रहा लेंथ है 50। एरिया भी दे रखा है, वो भी दे रखा है, और रेजिस्टेंस भी दे रखी है, लो जी आर भी दे रखा है, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, आर भी गिवन है, रो निकल आएगा। ये देखो, ये हमारा आ गया। फिर कापा निकालना है, 1/रो कर दो, जो ये आंसर आया इसका उल्टा कर दो। लेमडा एम निकालना है, कापा हमने ऊपर से निकाला है 1000, सी कंसेंट्रेशन क्या है, ये 0.05 कंसेंट्रेशन है, इसको नीचे लगा दो, बस हो गया। ठीक है, बाकी इसकी डीपीटी हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना बहुत है, हमने बहुत समझाया, और आप बार बार इसको समझो, देखो, और खूब सारा हार्डवर्क करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो।